पोल खोल एपिसोड को बड़ी लोकप्रियता मिली और सभी दर्शकों ने बार बार आवेदन किया कि कम से कम सप्ताह में 3-4 दिन पोल खोल एपिसोड का प्रसारण अवश्य किया करो। हमने भी जनता का आभार माना और भविष्य में भी इसी तरह का प्रेम होता रहे। आज मैं यहाँ पर एक विशेष बात करने के लिए मौजूद। आज हम फिर पोल खोल एपिसोड को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मामला बड़ा रोचक है। अब हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है, सब कुछ साफ होता जा रहा। आइए तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज के जो माहौल है ना, वो बड़ा खराब। पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हो। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमला है ना, हुआ नहीं है, ये तो होने दिया गया है। अब तो सेना के अफसर, अब सब जनता भी मान रही है और इसमें सरकार की चूक खुद सरकार स्वीकार कर चुकी है, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसके लिए दोषी अमित शाह, गृह विभाग और खुफिया तंत्र है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सबकी अपनी नाकामी रही है और जिसके कारण ये पुलवामा 2 पहलगांव में हुआ। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद का क्या? अब इसके बाद में जो हमने अभी यहाँ कहा कि पाकिस्तान का वो कर देंगे 3 घंटे में ख़त्म कर देंगे, 5 घंटे में ख़त्म कर देंगे, ये बात भी और सामने आ रही है। अरे भैया, एक बात मैं बताऊँ, युद्ध में लड्डू नहीं बटते हैं, युद्ध में मौतें बटती हैं। मौतें दोनों पक्षों से मौतें होती है, ये भी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी अपने जवान खोएंगे, पाकिस्तानी भी अपने जवान खोएगा। युद्ध में तो ऐसा होता ही और हमेशा होता ही रहा है, नरसंहार तो होता। तो हम जो युद्ध की विविका से बचना चाहते हैं। अभी हमारी जो आक्रामक रणनीति के खिलाफ पाकिस्तान ने भी अपनी एक रणनीति बनाई और अब तो बयान आ गया कि यदि पानी सर से ऊपर गया ना, तो हम अब परमाणु बम हमला करने में भी नहीं चूकेंगे। ये भी बड़ी घातक बात स्थिति है। यदि भारत पर 2-3 परमाणु बमों से हमले हो गए तो कितनी तबाही मचेगी, इसका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान ने जो है ना अपना एक प्लान बनाया है कि यदि भारत अधिक से आवश्यकता से अधिक हमले करने की तैयारी कर रहा है या हमला करेगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। एक इनका बहुत पुराना प्लान है पाकिस्तान का, और जो पूर्व में ये कर चुके हैं कि यदि भारत किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करता है तो हम भी आक्रामक कार्रवाई करें। और आक्रामक कार्रवाई कहाँ होगी? परमाणु बम जैसे बड़े बांध है, भाखड़ा नंगल है और दूसरे बड़े बड़े बांध है ना, उनको निशाना बना जाएगा जिससे कि जल त्रासदी होने लगी। ये भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, पाकिस्तान कर सकता है। उसका प्लान है पुराना, हम तो बहुत पहले समय से बताते आए। अब ठीक है, हमें तो जल त्रासदी से बचना ही है। तो इससे लगता है कि अब है ना, हम जो ये बड़ बोलापन कर रहे हैं ना, बस ये बड़ बोलापना तक ही होता रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि नहीं, अब पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए युद्ध, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो आतंकवादी है ना, ये आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं कश्मीर में एक बात बता दूं कि आखिरकार ये आतंकवाद पनपाया किसने, हम इसकी जड़ में जाएं। हमारी जो खुफिया तंत्र है वो असफल क्यों हुआ, इसकी जड़ में जाएं। हम जो यहाँ पर जो ये नाजी गैंग है ना, मैं तो उसको स्वदेशी आतंकी गैंग कहता हूँ, इसने किस प्रकार के सत्तावादी षड्यंत्र रहते हैं उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। तो सब हम पाकिस्तान को सजा देने के पहले इन स्वदेशी आतंकवादियों को सजा दें, जरूरत इस बात की है। ऐसा ही होना भी चाहिए।
आइए तो इन जो स्वदेशी आतंकवादियों ने क्या किया, धारा 370 हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में फिर झूठी बातें करते रहे कि कश्मीर आतंकविहीन हो चुका है, और लोगों को भ्रमित भी किया कि आप सब सुरक्षित हैं, आइए कश्मीर में जाइए, पर्यटक स्थिति बनी। ठीक है, आपने अच्छी बात कही, लोग आए भी सही बेचारे, और क्या क्या हादसे के शिकार हुए ये किसी से छुपा नहीं। आज ही मैंने जब ये पढ़ा ना, तो कुपवाड़ा में एक सामाजिक कार्यकर्ता की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? आतंकवाद तो चप्पे चप्पर फैला हुआ है, और इस आतंकवाद को फैलाने के लिए, खुफिया तंत्र को असफल करने के लिए नाजीवादी गैंग ही जवाबदार है। नाजीवादी गैंग जवाबदार है। मैं खुला कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाने के लिए इन्होंने एक परिसीमन किया, और उस परिसीमन में है ना, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उनको काटने का पूरा प्लान बना था। काट दिया उनको परिसीमन में, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब जो इससे है ना, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, जो उनका प्रतिनिधित्व करने का भाव था ना, वो समाप्त हो गया। और जो लोग हमेशा खुफिया तंत्र को संवाद करके, ये करके सारी सूचनाएं देते थे, वो लोग तो कट ही गए। अब कहीं पर कुछ भी नहीं रहा, अब किसी को संवाद नहीं मिलता है। कोई होता है, खुफिया तंत्र इतना सक्षम नहीं है कि वो किसी भी तरीके से खुफिया जानकारी एकत्रित कर सके। ये सबसे बड़ा अपराध हमारी स्वदेशी आतंकवादी सरकार ने किया। कोई दो मत नहीं इसमें, आप कहीं पर भी खोज कर लीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज कश्मीर के पूर्व एलजी सतपाल मलिक ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो ये सरकार बैठी है ना, मोदी सरकार, ये नाजी सरकार, ये सिर्फ जुमलेबाज है, षड्यंत्रकारी है। ये हर प्रकार के षड्यंत्र रची है सत्ता के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है, इस आरोप को भी आप नकार नहीं सकते। और आज अभी जब मैंने यहाँ पर पढ़ा ना, और अब मैं जब समाचार देख रहा था, तो मुझे राखे पूर्व प्रमुख करण जी का एक बयान आया, और उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो यहाँ पर है ना, ये सुरक्षा तंत्र की लापरवाही की वजह से और जो गलत आदेश आए उसकी वजह से पहलगांव में पुलवामा हादसा 2 हुआ है। वो राव प्रमुख है, उनकी बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारे जो स्थानीय जो लोग थे ना, जो सूचना देते थे, संवाद करते थे, हमारे खुफिया तंत्र को जानकारी मिलती थी, उसके खिलाफ इस स्वदेशी आतंकी सरकार ने षड्यंत्र रचा, जिसके कारण अब हमारे को अंदर की जो गोपनीय बातें हैं, जो गोपनीय संवाद है, वो मिलना बंद हो गए। ये दोषी अब कौन है? ये हमारी नाजी सरकार है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें और मजबूत करने में नाजी सरकार का ही योगदान है। चले, ये भी बात अब हो गई। अब अमित शाह है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि मैं वो हूँ, बहुत बड़ा करता हूँ, मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है। ये राष्ट्रपति जी को भी भ्रमित करने चल दी। अरे आप तो अपराधी हो, आपने तो अपराध किया है। आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारी लापरवाही नहीं? आप स्वीकार भी कर चुके हो, और आप स्वीकार करते हो, राष्ट्रपति को हालात बताने जा रहे हो। अरे हालात बताने के बजाय आपको तो त्यागपत्र देने जाना था, वो आपने नहीं दिया। ये भी इसका कारण। और अब आइए, अब आप और एक बड़ी बात, सर्वदलीय बैठक हुई थी पुलवामा 2 के घटना को लेकर, हादसे को लेकर। उसमें सभी दल के नेता मौजूद थे, ये थे, किंतु मोदी जी नहीं आए। क्यों नहीं आए ये वो जाने, उनका काम जाने, हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जब वहाँ पर सर्वदलीय सामने जब प्रस्ताव आया ना, तो उन्होंने कहा क्या, एक लेकिन शब्द का उपयोग किया कि ये हादसा हुआ है, बुरा हुआ है, लेकिन हमने जो प्रयास किए हैं ना, वहाँ पर कश्मीर में हालात सुधारने की किए हैं, हालात सुधरे। अरे भैया क्या सुधरे? आपको गुलमर्ग की पार्टी में आप सेना तैनात कर देते हो दुबई की में, और जहाँ पर 2000 के लगभग पर्यटक हैं, वहाँ पर आप सेना को आने नहीं देते हो।
सेना तो क्या, एक पुलिस का एक सादा जवान भी वहाँ पर खड़ा नहीं रहता। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए भी हमारी ये स्वदेशी आतंकवादी है ना, नाजी सरकार जवाबदार थी। इसको बड़ा उत्तर देना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और आप तो बड़े डींगे हाँकते हो कि हम ये कर दें। अरे पाकिस्तान को से अपने सिंधु जल संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत अच्छा किया आपने कर दी, मगर आपने ये पानी कैसे रोकोगे? और जो ओवरफ्लो पानी वो कैसे जाएगा? आज ये बयान दिया कि हम ये जो बांध बना के रोकेंगे तो जो ओवरफ्लो पानी है वो राजस्थान को दे देंगे। अरे भैया आप क्या हद करो, मामला अभी का। और एक बड़ी विचित्र बात है, हमने इधर जल संधि तोड़ने का, उसको खत्म करने का ऐलान किया, उधर पाकिस्तान में झेलम में बहुत बाढ़ आ गई, इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि हद से ज़्यादा। कहने कि क्षेत्र डूब गए, पानी पानी हो गया। तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। हम इधर पानी रोकने की बात करें। और कश्मीर से है ना, पाकिस्तान में 6 नदियाँ जाती हैं। आप 6 नदियों पे क्या क्या आपने व्यवस्था की, जरा उसका तो हिसाब बताइए। कहाँ पर बांध है, कहाँ पर क्या है, ओवरफ्लो की आपकी क्या योजना, क्या कोई योजना नहीं, कुछ भी नहीं। और अविवेकी निर्णय ले रहे। आपको ये निर्णय है ना सोच समझ के लेना चाहिए। हमें अब यहाँ जरूरत नहीं है कि हम सनातन धर्म के विरोध में विपरीत कोई निर्णय लें। हम किसी भी प्राणी को उत्पीड़ित नहीं करना चाहते, उत्पीड़न नहीं देना चाहते। यदि हमने जल सिंधु समूह का पानी रोका तो ये भी इंसानों को उत्पीड़न करने जैसा हो। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जल संधि समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है, जल संधि रहने दीजिए। ये आप पे जो है ना, ये अब आपको आखिरकार यहाँ पर सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान का इलाज कैसे होगा। आइए, इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पाक के खिलाफ पूरा युद्ध लड़ना चाहिए। पहले पाक को उसकी जो है ना वैश्विक स्थिति, उसमें जलील करना होगा। जलील कीजिए, आप उसको बताया कि इसकी हीन हरकतें। और मैं तो फिर एक बात कहता हूँ कि हमारी जो ये नाजी सरकार है ना, स्वदेशी आतंकी सरकार के, जो अडानी की गुलाम है, अंबानी की गुलाम है, उनके लिए ही काम करती है। चलिए एक बात कहता हूँ, मुद्रा पोर्ट है ना, अडानी को दिया हुआ है। अभी वहाँ पर 28 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। और वो हेरोइन लश्कर तोयबा के तस्करों की थी, यहाँ पर उतर गई और वो यहाँ पर पोर्ट से बिक भी गई। और आखिरकार ये बताइए कि उसका जो माल है वो किसने लिया, किसको दिया, क्या दिया। और तोयबा ने है ना अनेक, जैसे हमने यहाँ पर अनेक छद में संगठन बना रखे हैं ना, वैसे लश्कर तोयबा ने भी अपने संगठन बना रखे। TRA भी एक संगठन है जिसने पुलवामा हमले की जवाबदारी ली। जो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो धन मिला, उसी धन का दुरुपयोग तो आतंकवादियों के लिए किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, हथियार खरीद रहा है, गोला बारूद खरीदा जा रहा है। उस समय आपने क्यों नहीं चेक किया? और ऐसा है तो आप मुद्रा पोर्ट है ना बंदरगाह, हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। न कोई यहाँ तस्करी होगी, न कुछ होगा, न आतंकवादियों को आर्थिक संबल मिलेगा। ये भी आपको करना चाहिए। ये नहीं अब आइए अब राजस्थान में, अरे जब पाक से युद्ध होता है ना, तो जो बीकानेर के उसमें सेना की सुरक्षा के लिए एक बड़ा क्षेत्र आरक्षित किया गया ताकि किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। आपने तो वो क्षेत्र भी अडानी को दे दिया उद्योग स्थापित करने के लिए। अब यदि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो राजस्थान सीमा भी खुलेगी, उस समय वहाँ पर क्या होगा? अरे क्या करते हैं आप? ये जो हमारी जो स्वदेशी आतंकी सरकार है ना, इसका लक्ष्य कुछ दूसरा है। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो बात ये है कि पहलगाम के पुलवामा 2 को राजनीतिक रूप से भुनाने की सारी योजना बना ली गई है। बिहार चुनाव में होगा,
यूपी चुनाव में होगा, और यदि जब लोकसभा के चुनाव है ना, उसमें भी यही बिंदु बनाया जाएगा, ये बिंदु प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु अब समय दूसरा है, आपने ये बिंदु उठाना, तो इस बिंदु में आप ही फंसेंगे, आपके जाल में आप ही फंसेंगे, आप उलझ के रह जाएंगे। आप बताइए कि हमारे मोदी जी, जो देश इतने संकट में, 147 करोड़ जनता में आक्रोश है, उसको ध्यान में नहीं रखा, उसको नज़रअंदाज किया और बिहार पहुंच गए चुनाव प्रचार करने, चुनाव की प्रक्रिया में तहत करने के लिए, नायडू अपने नीतीश कुमार को सेट करने के लिए। आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? आपका जो प्लेन चलाने वाला या हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट है ना, उसने अपनी मर्जी से आपको बिहार में उतार दिया? नहीं, आपकी मर्जी से उसने बिहार में लैंडिंग की। ये भी एक तथ्य है, सत्य है, जिसको आप नकारा नहीं कर सकते। और अब तो हमारे ये पीएम को है ना, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ लोगों ने तो नरेंद्र मोदी को है ना जुमलेबाज रोबोट का, किसी ने कहा कि सबसे बड़ी झूठ बोलने वाला रोबोट, और न जाने क्या क्या उपाधियों से सम्मानित किया। हम उनकी उपाधियों के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि मोदी जुमले फेंकने में, जनता को भ्रमित करने में एक्सपर्ट है। और वो तो खुद कहते हैं कि मैं तानाशाह हूँ, मैं तानाशाही अपनाऊंगा। अरे भैया, तानाशाही आपको अपनाना है, आप अपने घर पे अपनाना। ये देश है, ये 147 करोड़ जनता का देश है, आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। को अच्छे तानाशाह मिट्टी में मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक, और जो ये अपने आप को बड़े शहनशाह 30 मार का समझते थे ना, उनका अंतिम हश्र क्या होता है? कोई मिट्टी में मिले हुए नजर आते हैं, और कोई है ना 25 रुपए के घड़े में उनके अवशेष नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा दर्शन है, और ये हमारे जो स्वयं को तानाशाह घोषित करते हैं ना, उनको भी सोचना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आता एक बात और बताऊँ कि जब औरंगजेब की बात आती है ना, जब औरंगजेब की बात की जाती है, ठीक है, वो क्रूर था, वो था कट्टरपंथी था, ठीक है। जब वो कट्टरपंथी होते हुए उसने कितने हिंदू मंदिरों में दान दिया, कितने हिंदू मंदिरों में आर्थिक सहायता दी, जरा इसका भी विवरण निकालिए, इसका भी विवरण प्रस्तुत कीजिए। और एक बात कहता हूँ, यदि क्रूर है, जो अत्याचारी है, यदि वो किसी भी मंदिर में दान देता है ना, तो वो दान भी मान्य नहीं हो सकता। फिर मान्य क्यों किया गया? मान्य किया गया ना, अब उन मंदिरों में, हमारे यहाँ उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी औरंगजेब ने दान दिया, राज दरबार से यहाँ की व्यवस्था ही की। और तो इस प्रकार यदि ऐसा है, तो जहाँ जहाँ औरंगजेब के मदद से, औरंगजेब के शाही खजाने से जिन हिंदू मंदिरों को दान मिला ना, उन सबको भी हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उनको भी तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप औरंगजेब को इतना कट्टर मानते थे, कट्टर लोग के चेहरे पे और उसके हाथों से दान हमारे मंदिरों में कैसे आ सकते? चलिए, ये बात भी दूर हुई। अब इसके साथ ही और मैं आगे की बात भी करना चाहता हूँ। बड़े विचित्र बात है, ये जो वक्फ कानून है ना बना है, ये असंवैधानिक है। 13, 14 और 25 के कुछ प्रावधान है ना, संवैधानिक नहीं है। तो इनको जो, और खुद ने इन्होंने स्वीकार किया कि यदि जो असंवैधानिक प्रावधान है, हम उनको हटा देंगे और उनको जगह सुधार करके ला देंगे। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उस हलफनामे में सुधार की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है बात? आपको तो बातें करना थी, और उल्टा आपने तो एक नया नाटक किया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो वक्फ कानून के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आई है ना, उनको खारिज कर दीजिए। अरे भैया, क्यों खारिज कर दें? ये संवैधानिक मामला है, संविधान के दायरे में है, संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। और अब तो हम यहाँ कहते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी कानून पारित होते हैं ना, सबकी न्यायिक निगरानी होना चाहिए, और न्यायिक निगरानी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्हें कानून बनाना चाहिए। ठीक है, ये बात भी शायद
जनता को तो अच्छी लगेगी और हो सकता है कि इस स्वदेशी आतंकी गैंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। चले ये बात। अब यहाँ पर आइए, जो हमारी ये स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, इसने कितने चिंटू पाल रखे और चिंटू क्या करते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी भी उनके बंधुआ मजदूर हैं, कोई अलग नहीं है। हमने बंगाल में भी उनकी सारी स्थिति देख रखी है कि ममता के खिलाफ कितना उन्होंने जहर उगला। ठीक है, हो गया। और जो ये निशिकांत दुबे है ना, अभी भी जो बड़बड़ेपन में बाज नहीं आ रहा है, करे जा रहा है। उसने तो सुप्रीम कोर्ट पर कितने घिनौने आरोप लगा दिए, सीबीआई तक पे आरोप लगा दिए। उसने तो यहाँ तक कहा कि जो पुलवामा 2 हुआ है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। अरे सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि धारा 370 की जो व्याख्या है वो करेगी, सही सही बात बताएगी। और आप ये कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, इसके कारण पुलवामा 2 हुआ। अरे पुलवामा 2 इसके कारण नहीं हुआ। पुलवामा 2 तो नाजी सरकार की लापरवाही के कारण और राजनीतिक स्वार्थ के कारण हुआ है। क्यों नहीं वहाँ पर सेना तैनात थी। और अब तो सेना के अफसर भी कहना कि पुलवामा हुआ नहीं, होने दिया गया। एक सेना के इंजीनियर हैं अशोक जी, उन्होंने एक बयान दिया कि मैंने 6 ऑपरेशन देखे हैं किंतु इतना घटिया ऑपरेशन कभी नहीं देखा, और सरकार की इतनी लापरवाही और लचर स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि जो घटना स्थल है ना, वहाँ से कुछ दूरी पर सेना पड़ी रही खुले जंगल में, और बीमार भी होते हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो कभी सर्वदलीय सभा में बैठक में जो हुआ है ना, उसमें तो ये स्वदेशी आतंकी गैंग ने समूचे विपक्ष का अपमान कर दिया। मोदी को आना था, नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपको बिहार जाने की फुर्सत है, उस बैठक में आना था, उस बैठक में नहीं था। किंतु हमारे समूचे विपक्ष की हम तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि संगीन मामला है, राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, हम सरकार के साथ। तो अब हम यहाँ पर इतनी सारी बातें करने के बाद हम अब स्पष्ट कहते हैं कि पाक से भी जमीनी युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं, और पाक हमारी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ वो बौखलाहट में यदि उसने हमारे भारत पर परमाणु बमों से हमला कर दिया तो भारत में भारी तबाही मचेगी। और हम नहीं चाहते, देश की 147 करोड़ जनता नहीं चाहती तबाही हो। और अब सब कह रहे हैं मोदी को सबक सिखाना चाहिए, तुरंत हमला कर देना चाहिए। अभी आज ये भी समाचार आया कि हमारे CDS है ना, वो राजनाथ से मिलने गए। अरे राजनाथ कितनी बार कितने वक्तव्य दे चुके हैं, हमें पता है। और CDS से भी हम पूछना चाहते हैं, हमारी सेना की तैयारियां क्या है? आपने सेना में 1 लाख से अधिक तो सैनिकों को बाहर कर दिया। कौन लड़ेगा वहाँ पर? कौन उनका मुकाबला करेगा? ये अग्निवीर है ना, अभी जो इतने प्रशिक्षित नहीं है, ये वहाँ नहीं लड़ सकते। क्यों आप हमारे देश के जवानों को, इन युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रहे? तो हमारा एक ही ये कहना है कि अब हमें पाक से युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मच्छर है, हम जिस दिन चाहेंगे ना 4-5 घंटे में पाक को कर दे। और पाक तो अब यूँ भी तबाह होने वाला है। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान है ना 3 भागों में बटेगा। पंजाब राष्ट्र अलग बनेगा, सिंध राष्ट्र अलग बनेगा, ये आपको आज बता रहा हूँ। और ये पोक है ना, ये बलूच राष्ट्र भी अलग बनेगा। ये सारा सब होगा। मगर पाकिस्तान के नेता भी बड़े चतुर हैं। उन्होंने चीन को ऐसा साथ रखा है कि चीन उसके साथ एक पक्ष में खड़ा। यदि पाकिस्तान पे कहीं भी हमला हुआ ना, तो चीन भारत के सामने खड़ा होगा, और निश्चित खड़ा होगा। उसने तो साफ कह दिया कि पोक में यदि भारत ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई की तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ये भी बात हुई है। अरे आप ये देखिए, हम हर तरफ कहाँ तबाही होगी, कितनी तबाही आप करोगे इस देश को, तो कितने तबाही में धकेलोगे। जरा आप सोचिए, समझिए। और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पाक को जवाब दीजिए। ऐसा ही जवाब देने की जरूरत है। अब यहाँ पर ये हिंसा ने युद्ध से कुछ नहीं होगा। अब ईरान ने भी जो आतंकवाद का तो विरोध किया गया,
और भारत और पाक के बीच जो विवाद हुआ ना, उसमें मध्यस्थता की पेशकश की है। करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं हम आतंकवाद के विरोधी हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, यूक्रेन में हो, रूस में हो, चीन में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, दक्षिण कोरिया में हो, बांग्लादेश में हो, लंका में हो, कहीं भी हो जो आतंकवाद है ना, हम आतंकवाद के विरोधी हैं। और इसके लिए हमने एक सुझाव दिया, और इतना बड़ा सुझाव दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, परंतु उस सुझाव पर ये कोई पहल करने को तैयार। एशिया में स्थायी शांति की जरूरत है, और उसके लिए भारत को पहल करना चाहिए कि भारत, पाक, बंगला, अफगान, चीन, रूस, थाईलैंड, बर्मा, शाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अन्य देशों का एक महासंघ बना दिया, और राष्ट्र को सबको अपना अपना अस्तित्व बरकरार रखने का रखा जाए, अपनी सेना बरकरार रखने का जाए। सिर्फ एक ही बात में बात ये होना चाहिए कि कोई भी देश किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेगा। यदि ऐसा हो गया ना, तो एशिया में स्थायी शांति आ जाएगी, कहीं पर कुछ बिगाड़ा नहीं होगा। सब जो जितने राष्ट्र हैं ना, सब अपने आप में विकास के मार्ग पर चले जाएंगे, आतंकवाद का रास्ता छोड़ देंगे। ऐसा सोच जरूरी है। ये इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। अरे ये नाजी सरकार है ना, इसको जरा कूटनीति का भी अध्ययन नहीं है, वो भी नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या हो। और जो ये अफसरों को तो विदेश मंत्री बना रहे। अरे इनके भी क्या दिमाग चलेंगे। हम तो ये जो 147 करोड़ जनता जिसके वास्ते में ये सकारात्मक ज्ञान की बात कर रहे, जरा उसको अपना लीजिए। अब आइए, यहाँ पर एक मुझे बड़ी विचित्र बात लगी। हमारे मोहन भागवत जी है ना, ये हिंदुत्व के, संस्कृति के, सनातन संस्कृति के और हिंदू धर्म के ठेकेदार, शुभ संस्कृति के ठेकेदार है, शुभ संस्कार के ठेकेदार है। उनका एक बयान है कि भारत को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अरे शक्ति का प्रदर्शन क्या करना, वो तो है ही। पूरा विश्व मान रहा है कि पाक कुछ भी नहीं है भारत के आगे। और आज आपने एक विशेष बयान दे दिया कि हम 3 घंटे में 3 दिन में हम सेना तैयार कर लेंगे। अरे भागवत जी, आपके शाखाओं पे लट चलाना वाली फौज तैयार करना अलग बात है, सीमाओं पर युद्ध करना, बम का होना, गोलियों का होना, हवाई हमले होना, ये बात दूसरी है। ये है ना, ये जो संघ शाखाओं में लट चलाने और उससे करने से नहीं होगा, कभी रक्षा नहीं हो सकती। आप ये उड़ बयान मत दीजिए। आप तो कहिए कि हम सीमा की रक्षा करने के लिए तैयार, आपको ये कहना चाहिए। और आप तो बात कर रहे हैं कि हम 3 दिन में सेना तैयार कर लेंगे। अरे कैसे संभव है? तो फिर जब आप 3 दिन में सेना तैयार कर सकते हो, तो अभी तक चुप क्यों रहे? आपको सेना तैयार करना थी, क्यों नहीं की? इसका भी जवाब दीजिए। तो क्यों हमारे यहाँ पर जो हमारी भारतीय सेना में जवानों पे ये इतना व्यय किया जा रहा? यदि आप में इतनी क्षमता है कि आप 3 दिन में सेना तैयार कर सकते हैं, तो आप कह दीजिए कि ये बंद कर दीजिए हमारी जो भारतीय सेना का नाटक। हम ये संघ की जो सेना है ना, वो काम किया करेगी, कर दीजिए सीमाओं पे तैनात। अरे आपको ये जनता को क्यों भ्रमित करते हो? मेरे बात समझ में नहीं आती। और आइए, अब मैं अंतिम बात करना चाहूँगा, ये पोल खोलना चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उन पर भी अब जनता का विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल जनता उन्हें पसंद नहीं करे, जनता का विश्वास उनमें नहीं है। जो पुलवामा 2 की घटना हुई ना, उसके बाद तो राष्ट्रपति जी को कठोर से कठोर कदम उठाना था। वे उनके पास में कितनी शक्ति है? वे संविधान प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख हैं, सेनाधिपति हैं, न्यायाधिपति हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। और आपके सारे नज़ारे देखते रहे और आप मौन रहे। आपने कुछ भी नहीं किया। आपको तो उसी समय खड़े होकर कहना था कि मैं इसी वक्त देश में आपातकाल की घोषणा करती। और जो स्वदेशी आतंकी गैंग की नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल भंग कर देना था। और जहाँ पर जो केयर टेकर पीएम बनने की बात थी ना,
तो CDA थल सेना अध्यक्ष और CJR को संयुक्त रूप से केयर टेकर PM घोषित कर देते और जो आतंकवाद को खुली चुनौती देती, सेना के सुपर कर दी कि आप जैसा उचित समझते हैं कीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक वो तो हम जानते हैं ना, और जनता भी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है कि जो राष्ट्रपति जी है ना, वो तो स्वदेशी आतंकी गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जो चाहते हैं ना नाजी गैंग, वैसे ही करती है, वैसे ही निर्णय दे देती है। ये भी अच्छी बात नहीं है। अब राष्ट्रपति के खिलाफ भी यह जन आक्रोश पैदा हो चुका। और अब यहाँ पर मैं एक बात और कहूँ, ये राष्ट्रपति जी है ना, उनको तो बिल्कुल कठोर से कठोर कदम उठाना, और यदि वे नहीं उठाते हैं ना, अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संविधान धर्म और जन धर्म नहीं निभाती है ना, तो उन्हें पद से इसी वक्त त्याग पत्र देना चाहिए कि अब मैं इस पद पर बनी नहीं रहना चाहती। ठीक है, वैसा करती है कि नहीं, ये भी वक्त तो बताएगा, जो भी होता है वो। और आज मैं फिर 147 करोड़ जनता की तरफ से खुली बात कह देता हूँ कि भारत है ना, सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा, और सनातन धर्म के हिसाब से ही समूचे विश्व में अपनी राजनीति करेगा। क्योंकि सनातन धर्म के आधार पर ही भारत विश्व गुरु बना था और बनेगा और बन के रहेगा। परंतु ये स्वघोषित जो विश्व गुरु है ना, ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने। ये तो अपना नाजीबाद थोपने के लिए हर तरह के कुप्रयास कर रहे हैं। उनके सारे प्रयास और षड्यंत्र नाकाम होंगे। ये मैं आज की बात में मैंने इतनी बातें खुलासा की है ना, इस पर ज़रा जनता भी ध्यान दे, जनता भी सोचे कि हमने कोई गलत बात तो कही नहीं है। जो वास्तव में होना चाहिए वो ही बात कही है। फिर भी हो सकता है, हम भी तो इंसान हैं, हम में से भी तो गलती हो सकती है। जो भी हो, हमने जो आज के पोल खोल एपिसोड क्रमांक 1 में जो बातें प्रस्तुत की है, आप उस पर सोचिए, समझिए और हमें सुझाव दीजिए, हमें संदेश दीजिए और हमारी राह प्रशस्त कीजिए कि हम सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे सनातन धर्मी और बनकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।